हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और एक इंसान को मैं बहुत दिल से मेंशन करना चाहूँगी। कृष्णा जी, ये एपिसोड सिर्फ आपके लिए। वो क्या है ना, हम आज ये एपिसोड नहीं लाने वाले थे, लेकिन आपके डेडिकेशन के सामने तो हम हार गए भैया। तो बहुत प्यार से, बेहद अदबी से और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये एपिसोड सिर्फ आपके नाम। स्माइल कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और सिर्फ कृष्णा जी को कहा इसलिए ये नहीं कि आप लोग स्माइल नहीं करोगे। वो क्या है ना, मुझे खूबसूरत लोगों के स्माइल देखने में बड़ा मज़ा आता है। और उसके बाद मेरा दिल आए है रॉकेट जो बनती है दिल की। तो प्लीज़ यार स्माइल कर दो। स्माइल करने से लोग हेल्दी रहते हैं। और चलिए स्टोरी पर आते हैं। और हाँ, एक इंसान ने मुझसे माफ़ी भी मांगी है। उससे मैं कहना चाहूँगी कि मैडम, आपने जो बात कही वो 100% सही थी। किसी की रात की नींद तो हराम नहीं कर सकते हम, और इसके लिए तो हमारा दिल खुद ही राज़ी नहीं है। तो आपको तो माफ़ी मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मिस एस खान, आपके लिए कुछ भी। अब से स्टोरी 8 बजे तक तो अपलोड हो जाएगी। वो इसे आप मेरी गलती मान लीजिए कि मैंने लेट से अपलोड किया। बाकी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अपने किसी केयरिंग अंदाज के लिए तो कभी किसी से माफ़ी मत मांगना यार, क्योंकि केयर इस दुनिया में बेहद कम है। और अगर कोई कर रहा है किसी के लिए सच्ची भावना से, तो उसे तो सैल्यूट बनता है। तो मिस एस खान, आपको एक बड़ा प्यारा वाला सैल्यूट। तो चलिए बिना बकबक किए, बिना ज़्यादा ज्ञान दिए स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आयशा माया को इज्जत करके पार्क लेकर जाती है और वहाँ उसे जबरन कुल्फी खिलाने की कोशिश करती है। अब आगे धूप ढल रही थी। गैलरी की रेलिंग पर टिकी दो छाएं, एक हंसती और एक थोड़ी संकोच से भरी। माया अब भी पूरी तरह से खुल नहीं पाई थी और आयशा ने इज्जत कर माया को कुल्फी खिलाने की तैयारी कर ली थी। आयशा कुल्फी का डब्बा खोलती और चहकते हुए, इलायची कुल्फी मेरी सबसे पसंदीदा। माया ने हल्के से मुंह बनाया। मुझे इसका फ्लेवर बिल्कुल नहीं पसंद, तो मुझसे तो दूर ही रखना इसे। तो क्या हुआ? आयशा हंसते हुए उसकी तरफ एक प्यारे स्पून भरी कुल्फी बढ़ाती है। जिंदगी का स्वाद कभी कभी दूसरों की जुबान से भी चखना चाहिए मैडम। और बिना सुने कुल्फी माया की ओर बढ़ा देती है। माया ने एक पल उसकी आंखों में देखा। इस अंदाज से इस आंखों की चमक को तो माया क्या कोई भी लेखिका तोड़ नहीं सकती थी। फिर बसरते उसकी जान ही क्यों न चली जाए, माया धीरे से अपने होठों को अलग करती है और आयशा के खिलाए हुए कुल्फी को बड़े प्यार से चख लेती है। हालांकि मुंह बनाना नहीं भूला था माया ने। और फिर कहती, पता नहीं तुम्हें कैसे पसंद आती है ये सब चीज़ें। वेल, पसंद तो आपको भी आई है। हाँ, अब झूठ बोलना है तो बोल सकती हैं, आखिर ईगो पे बात होगी, है ना माया मैम? आयशा, ओके। माया ओके। कुछ पलों में ही थोड़ी दूर चलते हुए अचानक से आयशा को लगा जैसे माया उससे काफ़ी पीछे रह गई है। आयशा अपनी कुल्फी की धुन में बकबक करते हुए आगे बढ़ रही थी और जब आयशा ने पलट कर देखा, माया के चेहरे का रंग उतरने लगा था। माया ने कुल्फी को होठों से तो लगा लिया था, लेकिन अब उसकी उंगलियां ढीली पड़ने लगी थी। कपकपाने लगा था पूरा शरीर, जैसे एक झटका लगा बदन में। आंखों में नमी उतर आई थी और सांसों में ठहराव। माया, आप ठीक हैं? माया ने कुछ कहना चाहा, पर जुबान सूख रही थी। चेहरा फीका पड़ा, जैसे जीवन किसी सुरंग से उतर रहा हो। वो लड़खड़ाई और फिर जमीन पर गिर पड़ी। आजू बाजू के खड़े लोग भी माया की तरफ दौड़े थे
और आयशा जैसे थम गई थी। बचपन की एक ऐसी वारदात जो उसे चाह कर भी याद नहीं आनी थी, इस क्षण में वो उसे याद आ गई थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी थी और उस वारदात में वो दौड़कर माया के पास जाती है, उसे उठाती है और कुछ लोगों की मदद से वो उसे घर तक लेकर आती है। जैसे ही मेड ने दरवाज़ा खोला, मैडम को क्या हुआ? आयशा कांपते हाथों से माया का सिर हाथ में लिए उसके चेहरे पर थपकी देती रही। प्लीज 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 माया, कुछ बोलो माया। मेड की आवाज़ डरी हुई थी और वो बस आयशा के पीछे पीछे, उन लोगों के पीछे पीछे अंदर आ रही थी। माया का कमरा कौन सा है? मेड ने दूसरी तरफ इशारा किया। 2 लोग और आयशा माया को उठाए उसके कमरे तक पहुंचते हैं और उसके बाद मेड जल्दी से फ़ोन लेकर कमरे में आती है। दीदी, हमें डॉक्टर को बुलाना होगा, जल्दी प्लीज़। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसमें से एक इंसान ने बेहद मानवता दिखाते हुए इतना ही कहा, कोई भी ज़रूरत हो तो इस नंबर पर कॉल कर दीजिएगा, हम बगल के ही रहने वाले हैं, आ जाएंगे। और इसके साथ ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। आयशा ने माया को बाहों में समेटा, उसका सर अपनी छाती से लगाया और फिर उसे अपनी गोद में रख लिया। लड़खड़ाते कदमों से उसे वो लेकर गई थी। मेड दौड़कर तकिया पानी और फ़ोन लेकर आती है और माया को बिस्तर पर लिटाकर तकिया उसके सिर के नीचे रखती है। मेड ने फ़ोन मिलाया। डॉक्टर प्लीज़ जल्दी आइए, माया मैम को कुछ हो गया है। थोड़ी देर में ही डॉक्टर आने की बात कहते हैं। उस दिन आयशा को ये एहसास हुआ सा। उस क्षण में, उस पल में उसे ये समझ आया था कि गलती कभी जानबूझकर नहीं होती, लेकिन गलती का असर वही छोड़ती है जैसे जानलेवा जहर। माया को बिस्तर पर लिटा देख कांप रहा था उसका मन। आयशा कोने में खड़ी थी जैसे कोई अपराधिनी। उसके गाल पर आंसू बह रहे थे और उसके भीतर एक तीखी आवाज़ दौड़ रही थी, मैंने उसे मारा नहीं, बस है मैंने उसे जीने से दूर कर दिया। माया के माथे पर ठंडा पानी रखती मेड कहती है, अचानक से क्या हुआ इन्हें? ये बाहर भी नहीं जाती कभी, शायद बाहर की धूप लगी होगी। आयशा को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। आयशा कुछ नहीं कह सकी, बस देखती रही उसे घूरते हुए। उसका हाथ थामना चाहती थी, उसके हाथ को हाथ का साथ देना चाहती थी, लेकिन अब जैसे उसके करीब जाने से भी डर रही थी आयशा। और हर बार जब वो उसे गिरते हुए महसूस करती है, आयशा को अपनी कमज़ोरी का एहसास हुआ आता है। मन के अंदर काले बादलों का जमावड़ा था जो कभी भी बिजली की तरह कड़क सकता था या फिर कहीं फट सकता था। एक गहरा साया उसकी छाती में उतर रहा था, उसे जैसे अपराधी की भांति एहसास करवा रहा था। कभी किसी के लिए इतना कर बैठो कि तुम खुद डर जाओ कि अगर अब उसे कुछ हो गया तो क्या तुम बच सकोगे? क्या तुम अपनी अंतरात्मा से बच सकोगे? अपने भीतर की उस आवाज़ से बच सकोगे जो चीखते हुए उस इंसान का नाम पुकारेगी? मेड ने डॉक्टर को फ़ोन तो कर दिया था, लेकिन अब तक डॉक्टर पहुंचे नहीं थे। गलती वो होती है जिसकी सज़ा सबसे पहले आत्मा काटती है। कमरे में खामोशी पसर आई थी और माया बिस्तर पर बेसुध सी पड़ी थी। चेहरा स्याह, सांसें धीमी और आंखें बंद। मेड उसके सिरहाने बैठी बस उसके सिर पर पट्टी रख रही थी।
बदन जैसे आग की तरह तप रहा था माया का, और मेड बार बार डॉक्टर को रिंग करती रही। आयशा उसकी पलकों पर हाथ रखना चाहती थी, उसे दिलासा देना चाहती थी, उसे एक आवाज में जगाना चाहती थी। और तभी डोर बेल बजती है। मेड दौड़ कर नीचे जाती है और डॉक्टर अंदर आते हैं अपने प्रोफेशनल अंदाज में, पर चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। थोड़ी देर की जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर पूछते हैं, क्या खाया था इन्होंने? आयशा ने चौंक कर मेड की तरफ देखा। शब्द गले में अटके थे, जैसे कुछ कहना जुर्म जैसा लग रहा था। फिर भी वो धीरे से कहती है, सुबह से तो खाना वाना जो नॉर्मल खाती हूँ। तभी आयशा ने कहा, मैंने गार्डन में इलायची वाली कुल्फी खिलाई थी इन्हें, और मेरे साथ बस वही खाया था। डॉक्टर का चेहरा थोड़ा बदल गया था, और फिर जैसे मेड ने एक तीर फेंका हो आयशा की तरफ। दीदी, उन्हें इलायची से एलर्जी है बचपन से। बस वो क्षण ऐसा था कि आयशा की दुनिया थम गई थी, जैसे किसी ने जमीन को खींच लिया हो उसको पांव के भीतर से, जैसे हवा ने उसकी गलती की भनक सुनी हो और अब वो भी चूने लगी हो। तो माया के कहने का मतलब अब समझ आया था उसे। कितनी नादान हो सकती थी आयशा, इसका अंदाजा भी वो नहीं लगा पा रही थी। वो वहीं दीवार के पास सिर झुकाए खड़ी रही, न डॉक्टर की आवाज सुनी, न मेड की फिक्र। उसकी आंख कानों में केवल एक शब्द गूंज रहे थे, उन्हें इलायची से एलर्जी है। पर वो अनजाने में माया को जहर परोस चुकी थी। उसने सोचा तो था मिठास बांट रही है, लेकिन कंठ में जहर घोल चुकी थी वो माया के। आयशा की आंखें माया के चेहरे पर टिकी रही, जहाँ कोई हरकत नहीं थी। उसकी पलकों की कोर पर पसीने की बूंदें थी, और उन बूंदों के बीच उसकी अपनी गलती का चेहरा उसे साफ नजर आ रहा था। क्या इतनी सी बात भी नहीं जान पाई मैं? क्या इतने दिन में साथ रहते हुए मैं उनके बारे में कुछ नहीं समझ? उसके भीतर का हर हिस्सा जवाब चाहता था, और हर जवाब उस पर एक नई चोट बनकर गिर रहा था। पर उस प्यार में सावधानी रखना प्यार करने से ज्यादा बड़ा होता है। फिक्र तो सभी कर लेते हैं, फिक्र में सावधानी रखना ये बड़ी बात होती है। आयशा ने जिंदगी का असल इम्तिहान आज सीखा था। डॉक्टर ने दवा दी, सलाइन चढ़ाई, एंटीहिस्टामिन का इंजेक्शन दिया और सलाइन तेज कर दी। डॉक्टर फिर इन दोनों की तरफ घूमता है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वक्त पर इलाज मिल गया, अब ठीक हो जाएंगे। पर ये जुमला आयशा को दिलासा कहाँ ही दे सकता था, क्योंकि माया के ठीक हो जाने से उसका अपना दोस्त बेईमानी सा नहीं हो सकता था। गलतियाँ कई बार प्यार से होती है, पर उनसे उपजा पछतावा कभी कभी उस प्यार से भी गहरा होता है। उस रात आयशा ने खुद को माया के सिरहाने बैठे देखा था, और डॉक्टर ने जाते हुए बस इतना ही कहा, अगले 48 घंटे बेहद नाजुक हैं, इनका बहुत ध्यान रखिएगा और देखिएगा कि ये समय समय पर अपनी मेडिसिन लेती रहें। अगर हो चाहे तो मुझे कॉल कीजिएगा। इतना कहकर डॉक्टर जा चुका था। मेड उसे नीचे छोड़ने गई थी, और रात जैसे अब आयशा के लिए भारी हो चुकी थी। आयशा ने खुद को माया के सिरहाने बैठा दिया, जैसे कोई अपराधिनी जो अपने अपराध की निगरानी कर रही हो। उसने हाथ जोड़कर ना जाने किससे माफी मांगी, ईश्वर से, माया से, या फिर खुद से।
उसे ये भी नहीं पता था, या फिर वो शायद वो सबसे माफी मांग रही थी। रात की गहराई जब सांस लेने लगती है तो इंसान की आत्मा सबसे ज्यादा शोर करती। बिजली गुल हो चुकी थी। कमरे में सिर्फ एक नर्म सी पीली रोशनी थी जो स्लाइन मशीन की हर बूंद के साथ माया के माथे पर गिर रही थी। बिस्तर पर माया अब भी बेसुध थी, चेहरा हल्का पीला, होठ सूखे और सांसें गहरी पर धीमी। आयशा ने उसकी हथेली थामी हुई थी, धीरे धीरे बेजान उंगलियों पर अपनी उंगलियां रगड़ते हुए, मानो इन रेखाओं के नीचे कोई जवाब छिपा हो, कोई सफाई, कोई माफी। सख्त परहेज की हिदायत दी थी डॉक्टर ने, दवा का समय मुकम्मल किया था और मानसिक शांति जरूरी बताई थी। मेड रसोई में दवा और गुनगुना पानी लेकर लौटी थी। चेहरे पर परेशानी थी पर वो कुछ बोल नहीं रही थी। शायद समझ चुकी थी कि इस घर में उस वक्त सबसे ज्यादा टूटने वाला चेहरा आयशा का ही है और इसलिए उसका चुप रहना ही ज्यादा जरूरी है। समय जैसे अपनी रफ्तार ही खो चुका था और फिर मेड धीरे धीरे उसके पास आती है। प्यार किया था हंसी से, पर अब वही प्यार आंखों में बहता अपराध बन चुका था आयशा के लिए। आयशा ने कांपते हाथों से दवा के पैकेट को टेबल पर रखा, धीरे से माया के बालों में उंगलियां चलाई, जैसे माफी की जुबान जरूरत ही नहीं, स्पर्श ही काफी हो इस बार माफी मांगने के लिए। वो झुकी, माया के कान के पास कुछ फुसफुसाई, तुमने बताया क्यों नहीं? ऐसी चीजें कोई छिपाता है। आवाज थरथरा रही थी, शायद कोई रूठा हुआ दोस्त शिकायत कर रहा था, या शायद कोई दिल जिसे डर है कि वो जिसे चाहता है वो कहीं उसकी ही वजह से टूट न जाए। मैं बस इलायची वाली कुल्फी लाना चाहती थी, खुशी देना चाहती थी, शहर तो नहीं देना चाहती थी। वो खुद से बुदबुदा रही थी। मेड ने आकर अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। मैडम जी, आप कुछ खा लीजिए, तबीयत ढीली हो जाएगी। आयशा ने सिर हिलाया, नहीं मैं ठीक हूँ। और देखभाल करना जैसे प्रेम का एक अनकहा इकरार हो। उस रात इसी इकरार का जिक्र किया था आयशा ने, बिना शर्त बिना अपेक्षा, बस बैठकर किसी की सांसों की रखवाली करती रही। रात के 3 बज चुके थे, लेकिन आंखों से एक पलक तक झपकाना मंजूर नहीं था आयशा को। माया की सांसें कुछ अनियमित हो रही थी। आयशा घबरा गई। वो फौरन उसकी नब्ज देखने लगी। घबराहट में स्लाइन के पास गई, पर कुछ देर बाद सब स्थिर था, सब नॉर्मल। माया ने आंखें नहीं खोली थी, पर उसकी उंगलियां धीरे से हल्की हरकत करने लगी। आयशा ने फिर से उसका हाथ थामा, इस बार कसकर, मानो कोई अनकहा वादा कर रही हो, मानो कह रही हो कि ना, अभी तो तुम्हारे ये हाथ मुझसे नहीं छूटने वाले। उसने कहा, पता है मुझे डर लग रहा है, आपकी चुप्पी से, आपकी सांसों से, आपके कुछ ना कहने से। उसने एक लम्हे को उसकी तरफ देखा। मैंने तो बस कुल्फी खिलाई थी माया, पर अब लगता है मैंने खुद को ही सजा दी थी। रात के सन्नाटे तीव्र होते हैं, लेकिन रात के सन्नाटे सबसे ज्यादा शोर करते हैं। जब तुम कुछ नहीं कहती तब भी तुम मुझसे सबसे ज्यादा सुनाई देती हो। क्यों माया? ये कैसा इंटरव्यू है? क्या हर इंटरव्यू में मैंने यही महसूस किया? पूछोगे तो कहूँगी बिल्कुल नहीं।
तुम्हारा ये अपनापन ले डूबेगा मुझे। वो फिर माया के सिरहाने बैठ गई। उसकी हथेलियां सहलाती रही, कभी दवाई की शीशी को देखती, कभी उसे। धीरे से उसके गाल पर हाथ फिराया और मुस्कुराई। अब तो जाग जाओ, ताकि मैं तुमसे लड़ सकूं, डांट सकूं तुम्हें कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। और उसकी आवाज टूट गई। प्लीज माया, मैंने तुमसे कम बोलने कहा था, चुप तो रहने नहीं कहा था ना। कुछ तो बोलो माया, कुछ तो बोलो। लेकिन कहाँ ही माया सहगल इतनी आसानी से पिघलने वाली थी। लेखिकाओं को मनाना इतना आसान तो साहित्य की किसी किताब में नहीं है। उस रात की सबसे नर्म चुप्पियों में शामिल थी आयशा की गूंज। जब जागी एक थकी सी सांस और जागी रह गई एक बेचैन सी मोहब्बत। कमरे में सन्नाटा था, घड़ी की टिक टिक और स्लाइन की टपकती बूंदें। बस वही आवाजें थी जो इस रात की कहानी कह रही थी। और तभी माया की उंगलियां थोड़ी सी हिली, उसके पलकें कांपने लगी। चेहरे की रंगत अब भी मध्यम थी, पर आंखों के कोनों में हलचल थी। आयशा की आंखें उस पल तक बंद थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने बगल में हल्की सी हरकत सुनी, वो चौंक कर उठ बैठी। माया ने बहुत धीमी आवाज में पानी। और आयशा के लिए जैसे ये आवाज दुनिया की सबसे चाह लेने वाली आवाज थी। आयशा ने कांपती हाथों से टेबल से चम्मच उठाया, गुनगुने पानी का ग्लास लिया और धीरे धीरे माया के होठों के पास चम्मच लगाया। एक घूंट, दो घूंट, तीन घूंट, और इसके बाद माया ने अपनी सिर दूसरी तरफ कर दिए थे, जैसे कोई बच्चा अपने सबसे प्रिय अंदाज में कुछ मना कर रहा हो। आयशा को तो एहसास भी नहीं था कि वो इतनी बड़ी भी थी। और उसके बाद वो कहती है, मैं पीना? कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा पीना, ठीक है। माया की प्यास तो अधूरी थी, पर शरीर साथ नहीं दे रहा था। आयशा ने अपनी हथेली से उसके सिर के नीचे एक कुशन बनाया और फिर उसे पानी पिलाया। पानी पीते थोड़ी ताकत का अनुभव करते हुए माया ने उसे देखा, बेहद कमज़ोर नज़र से, और फिर इतना ही कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर क्यों नहीं गई? आयशा ने उसकी आंखों में देखा, एक पल को ठिठकी और फिर धीरे से उंगली माया के होठों पर रख दी। चुप रहिए, अभी आप बीमार हैं, बोलना बिल्कुल भी मत। उंगली दिखाते हुए जाने किस हक से आयशा उसे डांट रही थी। बाद में जो बोलना हो बोल लीजिएगा, अभी बस चुप रहिए। माया हक्की बक्की सी उन आँखों को देखती रही। कमरे की रोशनी अब भी धीमी थी। माया लेटी थी और सिर धीरे से पलंग की ओर झुका हुआ था। कुछ देर बाद माया थके हुए लहजे में, बोर हो रही हूँ। आयशा मुस्कुराती, तो बोरियत मिटाने का इलाज आपके ही अल्फाज हैं। मेरे? माया ने धीमे से पलकें झपकाई थी। जी, आपकी किताब चांद के अल्फाज। वो उठी और बगल के रेक से किताब निकाल लाई। सुनेंगी या अब भी शिकायत करेंगी कि जिंदगी बोरिंग है? माया हल्की मुस्कुराहट देती है। सुनो। आयशा ने किताबें खोली। वो पन्ना जो माया को पसंद था, वही, जैसे टेलीपैथी यही काम कर रही थी। कभी चांद भी थक जाता है तो बादल उसका तकिया बन जाते हैं।
बस उस रात कोई उसे अकेला नहीं कहता। माया ने आंखें मूंद ली थी और आंखें बंद करते ही आयशा जैसे फिर से एक बार डर गई थी। वो डर गई थी जाने किस अनहोनी से, या फिर माया को खो देने के डर से। लेकिन ये डर उसके भीतर भारी हो रहा था और माया जैसे आयशा की इस डर भरी चुप्पी को उस कमजोरी में भी समझ पा रही थी। वो धीरे से कहती, पढ़ती रहो, मैं सुन रही हूँ, ठीक हो। माया की इस बात पर आयशा को थोड़ी राहत मिली थी और वो फिर पढ़ने लगती है। मैं वो किताब हूँ जिसके पन्ने को किसी ने पूरी तरह नहीं पढ़ा और फिर वे सब ने मुझे अधूरी कह दिया। माया फिर से एक बार आयशा की तरफ देखती, जैसे इस लाइन में माया आयशा को वो समझाने की कोशिश कर रही थी जो वो कभी कह नहीं सकती थी। आयशा ने उसकी तरफ देखा। तुम मुस्कुराई थी उस शाम और मैंने सोचा ये शाम नहीं, शायद एक पूरी जिंदगी है जो मैं इसी मुस्कान में काट सकती हूँ। और ये शब्द सुन माया ने एक बार फिर से हल्की मुस्कान दी थी। आंखें बंद थी लेकिन उस मुस्कान पर धड़क उठा था आयशा का दिल और जैसे सहम गई थी उसकी सांसें। क्या यही सच्चाई होने वाली थी? क्या माया के लिए कुछ महसूस करने लगी थी आयशा? क्या होना था आगे? जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, लवलीज।